नमस्ते। शिक्षा के अवसरों की समानता का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। शैक्षिक अवसरों की समानता की आवश्यकता में महत्वपूर्ण प्रकाश डालिए अथवा शैक्षिक अवसरों की समानता विषय पर एक लेख लिखिए। शैक्षिक अवसरों की समानता। प्राचीन भारतीय समाज का अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि शिक्षा उस समय समाज के विशेष वर्गों के लिए सुरक्षित थी। समाज के पिछड़े वर्गों को शिक्षा पर ग्रहण करने का कोई अधिकार नहीं था। शुद्ध पुत्र एकलव्य एवं सूतपुत्र कर्ण उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत किए जा सकते, जो हर प्रकार से योग्य, कुशल व उच्च बुद्धि वाले होते हुए भी गुरुओं द्वारा शिक्षा प्राप्त करने से ठुकरा दिए गए। यह उदाहरण इस ओर संकेत करते कि भारतीय समाज ऐसा समाज रहा है जहाँ जाति, धर्म, लिंग और विभिन्नताओं का बोलबाला था। कोठारी आयोग का कथन है कि यदि हमें एक सम समाज का निर्माण करना है तो जनता के सभी वर्गों को अवसरों की समानता प्रदान करनी होगी। आज संपूर्ण विश्व में हर ओर समानता की मांग प्रबल हो उठी है। समानता के भाव से भी प्रेरित होकर विश्व में 20वीं शताब्दी में अधिनायक तंत्र, राजतंत्र, उपनिवेशवाद के विरुद्ध आंदोलन लगातार तीव्र हो रहा है और यह संघर्ष आज भी उसी रफ्तार से चल रहा है। परिणाम स्वरूप अनेक राष्ट्र स्वतंत्र हुए तथा देशों में जनतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना हुई। प्रजातंत्र की स्थापना से समानता स्थापित करने की दिशा में सुगमता हुई। भारत में भी जन समानता के लिए आंदोलन होते रहे। इतिहास पर दृष्टिपात करने से ज्ञात होता है कि बौद्ध धर्म के प्रादुर्भाव के साथ साथ व्यक्तियों की समानता का आंदोलन प्रबल रूप से सामने आया, किंतु उनके प्रभाव के साथ ही यह आंदोलन कमजोर होता गया। भक्ति आंदोलन के साथ साथ भारत के अनेक संतों या कबीर, गुरु नानक, तुकाराम आदि ने समानता पर बल दिया। आधुनिक युग में केशव चंद्र सेन, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, महादेव गोविंदरानंद, ज्योतिराव फुले, महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और उसके नेताओं ने प्रोफेसर डी के कर्वे तथा भीमराव अम्बेडकर आदि हरिजन नेताओं ने जाति व्यवस्था के विरुद्ध अथवा जातियों और व्यक्तियों की समानता पर हेतु प्रबल आंदोलन का सूत्रपात किया। इस प्रकार के आंदोलन के फलस्वरूप भारत के संविधान में समानता के सिद्धांत को मान्यता दी गई। अस्पृश्यता को अवांछनीय ही नहीं वरन कठोर दंडनीय अपराध माना गया। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि आज भारतीय समाज की मानवीय एवं सामाजिक मूल्यों पर आधारित सम समाज के रूप में प्रतिस्थापित करने की अत्यंत आवश्यकता है, जिससे देश में शैक्षिक अवसरों की समानता संभव हो सके। शैक्षिक अवसरों की समानता का प्रश्न केवल भारत में ही नहीं उठ रहा, अपितु आधुनिक संसार की यह एक मांग एवं विशेषता बन गई है और यह आवश्यक भी है। भारतीय समाज 3 स्तरों पर वर्गीकृत पाया जाता है: जाति एवं धर्म के आधार पर, आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति के आधार पर, लिंग भेद के आधार पर। ये तीनों स्तर समाज की प्रगति एवं उन्नति में बाधक तत्व हैं तथा ये समाज की व्यक्तियों द्वारा थोपे गए तत्व। समाज की प्रगति एवं समतामूलक समाज की स्थापना में इन्हें मिटाना और हटाना अत्यंत आवश्यक है। यह कार्य शिक्षा के माध्यम से ही किया जा सकता है। इस सामाजिक परिवर्तन के लिए शैक्षिक अवसरों की समानता अपरिहार्य है। शिक्षा में समानता एवं शैक्षिक अवसरों की समानता का संकल्पना। शिक्षा में समानता एवं शैक्षिक अवसरों की समानता का सिद्धांत एक सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत सिद्धांत है, परंतु इसके अर्थ के संबंध में पर्याप्त मत वैषम्य है। शैक्षिक अवसरों की समानता का अर्थ इस प्रकार से तथा विभिन्न समाजशास्त्रियों एवं शिक्षाविदों के दृष्टिकोण से अलग अलग प्रकार से लिया जाता है। वैसे एक ही मार्ग का अनुसरण करना है अथवा एक साथ पढ़ना एवं प्रगति करना। एक अन्य दृष्टिकोण के अनुसार इसका अर्थ शिक्षा में निवेश करना, शैक्षिक सुविधाओं, विद्यालयों के उपकरणों, शिक्षकों की गुणवत्ता, पाठ्यक्रम आदि के परिचालन द्वारा अभिगमन या पहुँच की समानता से लिया जाता है। कुछ विद्वानों के अनुसार शैक्षिक अवसरों की समानता का अर्थ शैक्षिक उपलब्धियों तथा उनसे प्राप्त प्रतिलाभों की समानता है। शिक्षा मानव जीवन की एक अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व है। इसी कारण प्रत्येक समाज ने अपना यह कर्तव्य समझा कि समाज के प्रत्येक बालक के लिए शिक्षा के अवसर उपलब्ध हो। भारतीय समाज में प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनिकरण का प्रस्ताव है, जिसके अंतर्गत 24 वर्ष की आयु के प्रत्येक बालक बालिका के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। हमारे संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में 45वें अनुच्छेद में कहा गया कि राज्य सभी बच्चों के लिए जब तक वे 14 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं करते निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का उपक्रम करेगा। इस प्रावधान के अंतर्गत सभी बाल बालिकाओं को शिक्षा ग्रहण करने के समान अधिकार एवं अवसर प्राप्त हैं, चाहे वे किसी जाति, धर्म अथवा समुदाय के हों अथवा उनकी आर्थिक सामाजिक स्थिति कैसे भी क्यों न हो। इस अनुच्छेद में शैक्षिक अवसरों की समानता के भाव निहित हैं। शैक्षिक अवसरों की समानता की संकल्पना में सामाजिक गतिशीलता द्वारा सामाजिक परिवर्तनों
की प्रक्रिया को तीव्र करने का पक्ष महत्वपूर्ण होता है। 18 शिक्षा आयोग 1964 से 66 के अनुसार शिक्षा का एक महत्वपूर्ण सामाजिक उद्देश्य अवसरों की समानता प्रदान करना, जिससे पिछड़े तथा दलित वर्ग और व्यक्ति शिक्षा के द्वारा अपनी स्थिति सुधार सके। इसी आयोग ने कक्षा 10 तक समान शिक्षा की संस्तुति और उसके पश्चात उच्च शिक्षा की दिशा में अग्रसर होने वाले युवकों के लिए उपक्रमात्मक पाठ्यक्रम में विशेष छात्रों के लिए ऐसे व्यावसायिक कार्यक्रम की व्यवस्था होनी चाहिए जो उनकी अभिरुचि एवं योग्यता के अनुकूल हो। शिक्षा द्वारा ही समतामूलक और समानतामूलक समाज की पुनर्रचना संभव है। अतः इन परिस्थितियों में शैक्षिक अवसरों की समानता की संकल्पना में ऐसे ही समाज की पुनर्रचना की आकांक्षा निहित है। शैक्षिक अवसरों की समानता की संकल्पना में भारतीय समाज में व्याप्त विषमताओं एवं असमानताओं के उन्मूलन का भी उद्देश्य अपेक्षित है। शैक्षिक अवसरों की समानता की संकल्पना में व्याप्त विभिन्न स्तरों द्वारा उत्पन्न हुई सामाजिक परिस्थितियों में परिवर्तन लाकर समतामूलक समाज में पुनर्निर्माण का क्रांतिकारी विचार नहीं थे। डॉक्टर एस माथुर का कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करने की समान अवसर मिले और अपनी अंतर्निहित प्रतिभाओं की सीमा के अंतर्गत इससे लाभान्वित हो। शैक्षिक अवसरों की समानता का प्रश्न सबसे अधिक प्रासंगिक और संगत उच्च शिक्षा के स्तर पर प्रतीत होता है। अतः उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षिक अवसर समानता का अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति के लिए जिसमें उच्च शिक्षा से लाभ उठाने की योग्यता गुण हो तथा जो समाज में अपना योगदान कर सकता है, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के अवसरों का प्रावधान है। शैक्षिक अवसरों की समानता की आवश्यकता एवं महत्व। शिक्षा द्वारा व्यक्ति उच्च स्तर स्थान तथा आय के योग बन सकता है और यह यदि उसे उचित एवं अन्य व्यक्तियों के समान शैक्षिक अवसर प्राप्त हो। शिक्षा का ध्येय होना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा ग्रहण करने के समान अवसर प्राप्त हो ताकि वह उस सीमा तक उसे लाभ उठा सके जिस सीमा तक लाभ उठाने की क्षमता उसमें हो। शैक्षिक अवसरों की समानता की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से है। यह एक ऐसे समाज जिसमें समानता, सामाजिक न्याय तथा सामाजिक न्याय के आदर्शों को प्रमुखता दी जा सकती है, की स्थापना में सहायक है। जनतंत्र में समस्त नागरिकों के शिक्षित होने पर भी राजतांत्रिक संस्थाओं की सफलता निर्भर करती है। शैक्षिक अवसरों की समानता के अवसरों से ही राष्ट्र के विकास को गतिशील बनाया जा सकता है। शिक्षा एक लाभकारी निवेश है जिसका लाभ संपूर्ण समाज एवं राष्ट्र को मिलता है। शिक्षा के अवसरों की समानता राष्ट्र के समस्त व्यक्तियों में से कुछ विशेष क्षमता प्राप्त व्यक्तियों को प्राप्त करने की ओर होगी। इस प्रकार विशेष योग्यताओं वाले व्यक्ति विशिष्ट व्यवसायों के लिए अत्यधिक संख्या में मिल पाएंगे और समाज को लाभ होगा। शैक्षिक अवसरों की समानता से देश की मानव शक्ति की आवश्यकताओं और कुशल कार्यकर्ताओं की प्रबलता में घनिष्ठ संबंध विकसित होता है। शैक्षिक अवसरों की समानता सभी को शिक्षित कर सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया को तीव्र करती है। उपयुक्त कारणों से शैक्षिक अवसरों की समानता की आवश्यकता में महत्व स्पष्ट हो जाते हैं, परंतु ध्यानपूर्वक देखने जाए तो स्पष्ट है कि पूर्ण समानता अनेक कारणों से संभव होकर पुष्कर है, परंतु प्रयत्नशील रहना आवश्यक है। शैक्षिक अवसरों की समानता के क्षेत्र निम्नलिखित है। पिछड़े वर्गों की शिक्षा और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, जरायम पेशा जनजाति, खानाबदोश जनजाति, स्त्री शिक्षा, क्षेत्रीय संतुलन, निधन लोगों की शिक्षा, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में संतुलन, विकलांगों की शिक्षा, अर्धविकसित और अविकसित बाल बालिकाओं की शिक्षा। समस्याएं। शैक्षिक अवसरों की समानता प्रदान करने संबंधी समस्याएं निम्नलिखित हैं। शिक्षा धनी एवं संपन्न व्यक्तियों द्वारा नियंत्रित होने के कारण विद्यालय व्यवस्था में पृथक्करण की नीति अपनाई जाने लगी। यह पृथक्करण जाति, वर्ग, रंग तथा संप्रदाय के आधार पर जड़ें जमाने लगा। यही भाव संप्रदाय विशेष द्वारा संचालित एवं पब्लिक स्कूल के नाम पर चलने वाले विद्यालयों में स्पष्ट परिलक्षित होती है। शैक्षिक सुविधाएं प्रदान करते समय राज्य सरकारों द्वारा आवश्यकताओं को ध्यान में रख पाने के कारण कुछ स्थान शैक्षिक सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं। जिन स्थानों पर शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध होती है वहाँ के बालक अधिक लाभान्वित होते हैं और जहाँ शैक्षिक सुविधाएं पर्याप्त नहीं होती वहाँ के बालक शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं। शैक्षिक अवसरों की समानता की एक प्रमुख समस्या निर्धनता है। धनी और संपन्न वर्ग के व्यक्ति अपने बालकों को अच्छी शिक्षा किसी भी कीमत पर उपलब्ध कराने में सक्षम रहते हैं, जबकि निर्धन व्यक्ति अपने बालकों की शिक्षा का खर्च साधारण विद्यालयों में भी नहीं जुटा पाता। अधिकांश बालक शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। ग्रामीण विद्यालयों में साज सामान और सुविधाओं का अभाव रहता है। इन अभावग्रस्त विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करने वाले बालक आगे की उच्च शिक्षा में प्रवेश करने के लिए उन बालकों से जो साधन संपन्न विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करते हैं पीछे रह जाते हैं और शिक्षा से वंचित रह जाते हैं।
पारिवारिक आर्थिक और सामाजिक स्थिति भी शैक्षिक अवसरों की समानता में बाधक होती है, क्योंकि एक निम्न वर्गीय परिवार अपने बालक को न उचित शैक्षिक वातावरण प्रदान कर सकता है, न ही उन्हें प्रेरणा देने और उनकी शैक्षिक समस्याओं का निदान करने में सक्षम होता है। एक प्रमुख समस्या लिंग भेद है। समाज में लड़कियों की शिक्षा पर लड़कों के पीछे कम ध्यान दिया जाता है। इस कारण बालिकाएं शिक्षा से वंचित रह जाती हैं। भौगोलिक विषमताओं तथा दूर दराज के आदिवासी जनजाति और भूमि प्रजाति के बालकों की शिक्षा की कोई उचित व्यवस्था न होने के कारण भी बालक शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। शिक्षा का व्यवसाय उन्मुख होना भी एक समस्या है। आज शिक्षा ग्रहण कर बालक नौकरी की तलाश में भटकते हैं और उन्हें उचित रोजगार न मिल पाने पर परिवार के बालकों को उनके माता पिता पैतृक धंधे में लगा देते हैं, जिससे उन्हें शैक्षिक अवसर नहीं मिल पाते हैं। थैंक यू। अवसरों की समानता का क्या अर्थ है? अब शिक्षा के अवसरों की समानता दर्शाने वाली विभिन्न संवैधानिक धाराओं का वर्णन कीजिए। शिक्षा में अवसरों की समानता से संबंधित विभिन्न धाराओं 28, 29, 350 एवं 351 का परिचय दीजिए तथा उसमें निहित मुद्दों पर प्रकाश डालिए। अवसरों की समानता एवं उन्हें दर्शाने वाली संवैधानिक धाराएं। अवसरों की समानता से प्रायः सभी देश में सभी को बिना किसी जाति, धर्म, संप्रदाय, भाषा अथवा किसी भी आधारभूत बाधा के समान रूप से सभी कार्य करने, प्राप्त अवसरों का लाभ उठाने की स्वतंत्रता हो। यही बात शिक्षा के क्षेत्र में भी लागू होती है। सभी को समान रूप से शिक्षा के अवसर उपलब्ध करवाना सरकार का संवैधानिक उत्तरदायित्व भी है। हमारे देश में शिक्षा के अवसरों में समानता दर्शाने वाली प्रमुख धारा निम्नलिखित है। धारा 28 का संबंध धर्मनिरपेक्ष शिक्षा से है। धर्मनिरपेक्ष शिक्षा का प्रावधान धारा 225 में भी है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और प्रत्येक धर्म को अपने धार्मिक विचार फैलाने का अधिकार है। अनुच्छेद 25(1) के अनुसार भारतीय संविधान इस बात की व्यवस्था करता है कि सभी नागरिकों को उनकी इच्छा के अनुसार धर्म अपनाने, प्रफुल्लित करने तथा उनको प्रचार करने का अधिकार है। अनुच्छेद 28(1) के अनुसार शैक्षिक संस्थाएं जो कि राज्य के अनुदान से चलाई जाती हैं, उन संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा देने का पाबंदी होगी। अनुच्छेद 28(2) में स्पष्ट किया गया कि अनुच्छेद 28(1) उन संस्थाओं पर लागू नहीं होगा जिनका प्रबंध तो राज्य सरकार करती है, परंतु जो किसी ट्रस्ट या विशेषाधिकार आदि के साथ संपन्न विधि द्वारा स्थापित की गई है। अनुच्छेद 28(3) के अनुसार यद्यपि राज्य से सहायता प्राप्त या मान्यता प्राप्त विद्यालयों में धार्मिक शिक्षा प्रदान की जा सकती है, परंतु किसी व्यक्ति को धार्मिक शिक्षा में भाग लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यदि वह बालिग है तो जिसमें जिम्मेदारी और नाबालिग है तो उसके धार्मिक शिक्षा में भाग लेने की स्वीकृति और उनके अभिभावकों से लेनी होगी। इस तरह संविधान में भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की गई। विद्यालयों में विद्यार्थियों को की इच्छा के बिना अथवा विद्यालय के सामान्य समय के दौरान शिक्षा नहीं दी जा सकती। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा आयोग ने सुझाव दिया कि बच्चों को जो भी धार्मिक शिक्षा दी जानी है वह संचालकों एवं अभिभावकों की स्वीकृति के साथ दी जाए। आयोग ने इस बात पर बल दिया कि विद्यालयों में फूट डालने वाले विचार, धार्मिक घृणा और कट्टरता को प्रेरित न किया जाए। भारतीय शिक्षा आयोग ने 1964 में सुझाव दिया कि धार्मिक शिक्षा के स्थान पर नैतिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा दी जानी चाहिए। धारा 29, 350 भी धाराओं का संबंध अल्पसंख्यकों के लिए शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना करके उनके लिए समान शैक्षिक अवसरों को जुटाना है। धारा 29 के अनुसार कोई भी भारतीय नागरिक जो भारत के किसी भाग में रह रहा है, जिनकी कोई अलग भाषा, लिपि अथवा संस्कृति है, उनको संरक्षण का अधिकार है। किसी भी नागरिक को सरकार द्वारा चलाई जा रही शैक्षिक संस्था अथवा राज्य द्वारा अनुदानित धर्म संस्था में धर्म, जाति, कबीले अथवा भाषा के भेदभाव के कारण प्रवेश निषेध नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 30 के अनुसार सभी अल्पसंख्यक लोगों को चाहे धर्म या भाषा के आधार पर उनके शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने और उनका प्रबंध करने का अधिकार होगा। राज्य सहायता अनुदान देने में इस बात का ध्यान नहीं देगा और न ही भेदभाव करेगा कि वह शिक्षा संस्थान अल्पसंख्यक लोगों के प्रबंधाधीन है, जिसका आधार धर्म या भाषा है। अनुच्छेद 350 भी के अधीन यह व्यवस्था की गई कि भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक लोगों के मामलों की जांच के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति की जाए, जो उनको संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करेगा और राष्ट्रपति को इसकी रिपोर्ट करेगा। इस प्रकार प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय को यह अधिकार होगा कि वह अपनी शैक्षिक संस्था स्थापित करे और अपने समुदाय के लोगों को अपनी भाषा में शिक्षा दे। यद्यपि सरकार की ओर से सहायता अनुदान देने का कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं, लेकिन फिर भी यदि सरकार किसी संस्था को सहायता अनुदान करती है तो उसको कोई अधिकार नहीं होगा कि वह उस संस्था पर किसी प्रकार का अपना विनियम या शर्त लागू करे। राज्य सरकार शैक्षणिक संस्थाओं के प्रशासन और प्रबंधन पर ध्यान दे सकती है। इस विषय पर माध्यमिक शिक्षा आयोग का विचार है कि कई अल्पसंख्यक समुदायों की
संस्थाएं स्टाफ की भर्ती और दाखिला में गलत परंपराएं अपना रही है। भारतीय शिक्षा आयोग का भी यह विचार था। धारा 350 से इस धारा का संबंध प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में देने से धारा 350 के अनुसार प्रत्येक राज्य की सभी कोशिश होनी चाहिए कि और भारतीय अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चों के लिए प्रारंभिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की उचित व्यवस्था करे और राष्ट्रपति किसी राज्य को जिससे वह ठीक समझे ऐसे निर्देश भी दे सकता है कि वह ऐसी सुविधाएं प्रदान करे। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने भी भाषाई अल्पसंख्यक समुदाय से संबंध रखने वाले बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने पर जोर दिया है। कोठारी आयोग ने भी मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने की पुष्टि की है। आयोग के विचार के अनुसार चुने गए माध्यम बच्चों को इस योग बनाए कि वो सरलता से ज्ञान प्राप्त कर पाए, अपने विचार स्पष्ट कर रूप से प्रकट कर पाए और सजीवता व सुविधा से सोच सके। इस दृष्टिकोण से मातृभाषा का दावा श्रेष्ठ। धारा 350 इस धारा का संबंध हिंदी भाषा के विकास और प्रचार प्रसार से। धारा 350 के अनुसार केंद्र का यह विशेष कर्तव्य है कि वह राष्ट्रीय भाषा हिंदी को विकसित करे, जिससे इस भारतीय संस्कृति के तत्वों को प्रकट करने का माध्यम भी बनाया जा सके। चाहे मातृभाषा का विकास आवश्यक यही भाषा राष्ट्रीय भाषा हिंदी का प्रचार भी अति आवश्यक है, यदि क्योंकि राष्ट्रीय भाषा के प्रसार के बिना राष्ट्रीय एकता का विकास संभव नहीं। संपूर्ण राष्ट्र में भावात्मक एकता को विकसित करने के लिए राष्ट्रीय भाषा का ज्ञान बहुत प्रभावशाली हो सकता है। संविधान में यह भी व्यवस्था की गई है कि केंद्रीय सरकार की भाषा हिंदी होगी, जिसके लिए भी देवनागरी होगी। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि हिंदी भाषा को धनी बनाया जाए, जिससे यह संघ की कार्यकारी भाषा बन पाए। इसके अतिरिक्त जिन क्षेत्रों में हिंदी का प्रयोग नहीं होता वहाँ भी इसके प्रसार के लिए प्रभावशाली कदम उठाए जाए। शिक्षा को मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य के रूप में प्रस्तुत करने वाली धारा का परिचय दीजिए। शिक्षा के मौलिक अधिकारों एवं कर्तव्यों के संदर्भ में शिक्षा की धारा संविधान की धारा 14, 15, 16, 21 से 30 तथा 51 का परिचय दीजिए। शिक्षा और मौलिक अधिकार एवं कर्तव्यों के संबंध में विभिन्न अनुच्छेदों का वर्णन कीजिए। शिक्षा और मौलिक अधिकार। भारत के नागरिकों को कुछ अधिकारों की गारंटी दी गई है। यदि किसी व्यक्ति को ऐसा प्रतीत होता है कि उन अधिकारों से उसे इन अधिकारों से वंचित किया जा रहा है तो हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट में न्याय के लिए गुहार लगाई जा सकती है। संविधान में इन मौलिक अधिकारों का प्रावधान करने वाले स्वच्छंद व्यवहार पर रोक लगाता है। यदि कोर्ट कचहरी को यह लगता है कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है तो कोर्ट केंद्रीय एवं राज्य सरकार को आदेश दे सकती है। भारतीय संविधान की धारा संवैधानिक मौलिक अधिकारों का प्रावधान करने यदि कोर्ट या कचहरी को यह लगता है कि नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है तो कोर्ट केंद्रीय एवं राज्य सरकारों को आदेश दे सकती है। भारतीय संविधान की धारा 14 एवं 32 का संबंध भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकारों के साथ संबंधित है। शिक्षा से संबंधित मौलिक अधिकार इस प्रकार धारा 14 को कानून के सामने समझता है। यह धारा को बताती है कि भारत देश की सीमाओं के अंदर कोई भी राज्य किसी व्यक्ति को कानून के सामने समानता एवं कानूनों के समान संरक्षण के लिए इनकार नहीं करेगा। धारा 15 धर्म, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर की मनाही। राज्य धर्म, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर किसी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा। केवल धर्म, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान अथवा इनमें से किसी एक के आधार पर कोई भी नागरिक को स्कूलों, कॉलेजों, दुकानों, सार्वजनिक स्थानों, सड़कों आदि के प्रयोग के आधार पर अपंगता, उत्तरदायित्व, प्रतिबंध अथवा शर्त का विषय नहीं होगा। इन धाराओं में से कुछ भी राज्य सरकार को स्त्रियों एवं बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करने से नहीं रोक पाएगा। इस धारा का कोई भी भाग राज्य को सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़ी हुई जातियों अथवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजाति कबीलों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करने से नहीं रोक सकेगा। धारा 16 सार्वजनिक नियुक्ति के विषय में अवसरों की समानता। आर्टिकल 16 इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की धारा बताती है कि सरकार के अधीन किसी कार्यालय में नियुक्ति संबंधी मामलों में सभी नागरिकों के लिए अवसरों की समानता होगी। किसी भी नागरिक को जाति, धर्म, संप्रदाय, लिंग, वंश, परंपरा, जन्म स्थान, निवास स्थान अथवा इनमें से किसी भी एक के आधार पर सरकार के अधीन किसी नियुक्ति, रोजगार अथवा पदवी के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जाए और न ही भेदभाव किया जाएगा। धारा 21 से शिक्षा का अधिकार 2002 संविधान के 86वें संशोधन के द्वारा एक्ट 2002 बनाया जिसके अनुसार 6 से 14 साल के बच्चों के लिए शिक्षा मुफ्त अनिवार्य है। धारा 28 धार्मिक निर्देशों के लिए उपस्थिति के लिए स्वतंत्रता।
यह धारा वर्णन करती है कि राज्य सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले फंड से चलने वाली शैक्षिक संस्थाओं में किसी भी प्रकार के धार्मिक निर्देश नहीं दिए जाएंगे। क्लॉज 1 में से कुछ भी ऐसी शैक्षणिक संस्था पर लागू नहीं होगा जिसका संचालन तो राज्य सरकार द्वारा होता है, लेकिन इसकी स्थापना किसी संस्था अथवा ट्रस्ट के द्वारा की गई हो जो यह मांग करता है कि ऐसी संस्था में धार्मिक निर्देश दिए जाएंगे। राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अथवा राज्य सरकार की फंड से सहायता प्राप्त किसी भी शैक्षिक संस्था में उपस्थित होने वाले किसी भी व्यक्ति को ऐसी संस्था में प्रदान की जाने वाली धार्मिक निर्देशों में भाग लेने पर किसी भी व्यक्ति को ऐसे संस्थान में प्रदान किए जाने वाले शैक्षिक धार्मिक निर्देशों में भाग लेने अथवा किसी धार्मिक पूजा में उपस्थित होने जो कि ऐसे किसी संस्था था उसके संलग्न किसी प्रांगण में की जाती है जिसकी जरूरत नहीं होती। यदि व्यक्ति वयस्क बालक है तो उसके अभिभावक स्वयं सहमति प्रदान न करें। धारा 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। यह धारा वर्णन करती है कि भारत अपने अथवा इसके किसी भी भाग में रहने वाले नागरिकों के लिए के वर्ग जिनकी अपनी अलग भाषा लिपि अथवा संस्कृति होती है उसे बोलकर दूसरों तक पहुँचाने का अधिकार। किसी भी नागरिक को राज्य द्वारा चलाई जाने वाली अथवा राज्य के फंड से सहायता प्राप्त करने वाली शैक्षिक संस्था में केवल धर्म, संप्रदाय, जाति, भाषा अथवा इनमें से किसी के आधार पर प्रवेश देने से इनकार नहीं किया जा सकता। धारा 30 अल्पसंख्यक वर्गों को शैक्षिक संस्थाओं को स्थापित करने तथा उनका संरक्षण का अधिकार प्रबंधन का अधिकार है। सभी अल्पसंख्यक वर्ग चाहे वो धर्म अथवा भाषा के आधार पर हो तो अपनी पसंद की शैक्षिक संस्थाओं को स्थापित करने चलाने का अधिकार है। शैक्षिक संस्थाओं को ग्रांट देते हुए राज्य सरकार की शैक्षिक संस्था के प्रति इस धारा पर भेदभाव नहीं करेगा कि धर्म अथवा भाषा के आधार पर प्रदायित किसी अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा इसका प्रबंधन किया जा रहा है। मौलिक कर्तव्यों की धारा संविधान में मौलिक कर्तव्य भी दिए गए हैं। आर्टिकल 51 निम्नलिखित मौलिक कर्तव्य शिक्षा संस्थान में दी जाने वाली शिक्षा से संबंधित है। सामाजिक सेवाएं प्रदान करना तथा जमीन सेवाओं के लिए कहा जाए। सभी भारतीय लोगों में एकता और भाईचारे की भावना को पैदा करना तथा धार्मिक, क्षेत्रीय, जाति भेदभाव दूर करना तथा स्त्री के प्रति बुरी रीतियों को दूर करना। अपनी सभ्यता को अमीर विरासत को संभालना एवं सम्मान करना। प्राकृतिक वातावरण जैसे जंगल, नदी, झीलें, जंगली जीवों की सुरक्षा तथा सुधार करना। वैज्ञानिकता, मनुष्यता एवं बुराइयों दूर करने की भावना का विकास करना। यह शिक्षा संस्थाओं के हाथ में है कि वो इन कर्तव्यों को तथा मौलिक कर्तव्यों की महत्वता को विद्यार्थियों के दिमाग में बैठाए ताकि वे संविधान में लिखे गए कर्तव्यों को अपनी जिंदगी में पालन कर सकें। अधिकार एवं कर्तव्य साथ साथ चलते हैं। एक ही सिक्के के दो पहलू। प्रत्येक अधिकार के साथ कुछ कर्तव्य भी हैं। इसी दृष्टिकोण से हमारे संविधान में प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्यों की सूची बनाई है। धारा 51 मौलिक कर्तव्य। धारा वर्णन करती है कि भारत के प्रत्येक नागरिक कर्तव्य है कि संविधान पर दृढ़ रहना तथा उनके आदर्श संस्थाओं, राष्ट्रीय झंडों, राष्ट्रीय गान का सम्मान करना, उन श्रेष्ठ आदर्शों का पोषण अनुकरण करना जिन्होंने सत्ता के लिए प्रतिमान स्थापित किए। भारत की प्रभुता, सत्ता, एकता, विविधता को स्थिर, सुरक्षित करना, देश की रक्षा करना तथा जब मांग की जाए तो राज्य के लिए सेवाएं प्रदान करना, राष्ट्र के लिए सेवाएं प्रदान करना। समरूपता एवं भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना। स्त्रियों की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने वाले अभ्यासों का त्याग करना। अपने देश की संस्कृति को समृद्ध करना तथा विरासत का सम्मान एवं संरक्षण करना। प्राकृतिक वातावरण का संरक्षण, सुधार, वैज्ञानिक रुझान, मानवतावाद एवं पूछताछ एवं सुधार की भावना पोषित करना। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा एवं हिंसा का त्याग करना। व्यक्तिगत एवं सामाजिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में श्रेष्ठता के लिए संघर्ष करना। यह भारत के प्रत्येक नागरिक का जो अपने माता पिता अभिभावक कर्तव्य होगा। यह भारत के प्रत्येक नागरिक का जो अपने माता पिता अथवा अभिभावक है कर्तव्य होगा। धारा 51 मौलिक कर्तव्य। आर्टिकल 51A फंडामेंटल ड्यूटीज। धारा वर्णन करती है कि भारत के प्रत्येक नागरिक कर्तव्य है कि संविधान पर दृढ़ रहना था एवं इसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय झंडे एवं राष्ट्रीय गान का सम्मान करना। उन क्षेत्रीय संस्थाओं से उन श्रेष्ठ आदर्शों का पोषण एवं अनुकरण करना जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए प्रतिमान स्थापित किए। भारत की प्रभुत्व, एकता एवं पवित्रता को स्थिर एवं सुरक्षित करना। देश की रक्षा करना एवं जब मांग की जाए तो राष्ट्र के लिए सेवाएं प्रदान करना। समरूपता एवं भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना। स्त्रियों की प्रतिष्ठा को ठोस पहुंचाने वाले अभ्यासों का त्याग करना। अपने देश की संस्कृति को समृद्ध करना एवं विरासत का सम्मान करना एवं संरक्षण करना। प्राकृतिक वातावरण का संरक्षण एवं सुधार, वैज्ञानिक रुझान, मानवतावाद एवं पूछताछ
एवं सुधार की भावना को विकसित करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा में हिंसा का त्याग करना, व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में सुरक्षा के लिए संघर्ष करना, यह भारत के प्रत्येक नागरिक का जो माता पिता तथा अभिभावक का कर्तव्य होगा। यह भारत के प्रत्येक नागरिक का जो माता पिता तथा अभिभावक है कर्तव्य होगा। थैंक यू।